ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, अपने आप में एक सिकंदर है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। मेरे प्यारे, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कल आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन। मेरे प्यारे, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं और ब्लूप्रिंट से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं या जैकपॉट के माध्यम से जो आप लोगों को फाइनल एग्जाम होने वाले 2024 में उसके रिगार्डिंग अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, तो सर हम चाहते हैं कि इस बार हमारा जैसे पेपर में 90-80% इजीली से आ जाए। तो मेरे प्यारे, हमारे यूट्यूब चैनल में तो आप लोग देख ही रहे हैं हमारे एप्लीकेशन, यानी आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में जाकर मिसल क्लासेस सर्च करेंगे। मिसल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आप लोगों का प्रतिदिन क्लासेस चलती है, जहां पे आप लोगों का जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों को इस तरह से 5-5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमें खास करके ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री का आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। जो मैं आप लोगों का आंसर की मैंने देख सकते हैं, आप लोग आंसर की मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बना रहा हूं। देखिए, जैसे आंसर की हम लोगों का पूरा फाइनल हो जाएगी, आप लोगों के एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा। सर ये ऐप में कहाँ मिलेगी? मेरे प्यारे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आप सबसे, अगर ये 5 सेट वो कर लेते हैं तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे, 40 में से जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा उनमें से मैं चैलेंज करता हूं कि 38 और 39 क्वेश्चन मिलेगी। मैं 40 इसलिए नहीं पूछ सकता हूं क्योंकि 2 क्वेश्चन ना करंट से पूछा जाता है हर साल, इसलिए करंट का मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ फिर भी मैं बताऊंगा। अब संभावित प्रश्न मैं बता सकता हूं कि ये आप लोगों का फाइनल एग्जाम इस तरह से 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, लेकिन 40 में से 40 मेरे गारंटी है कि मेरे प्यारे 38-39 क्वेश्चन इसी पेपर से आएगी। और आपका रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी से होगी हूबहू। तो अब ये ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर की हम लोग चेकअप कर लिए हैं और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अभी हम लोगों का टीम जो है, देखिए आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं बेचारा वो, है ना। वो जैसे टाइपिंग करेंगे उसके बाद आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा। सर हम लोग तो YouTube से पढ़ रहे हैं, जो एप्लीकेशन का माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कुछ ही दिन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात रही सर हम लोग YouTube से पढ़ रहे हैं और हम लोग ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं। मेरे प्यारे, आप लोग कहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मिसल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और इस कोर्स को ना जरूर आप लोग बाय कीजिए। कौन से कोर्स को सर? इस कोर्स का नाम है, याद रखिएगा क्या, क्लास 12 आवर्स फाउंडेशन बैच। इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन क्लासेस होती है। जो क्लास आप लोगों का पहले हो चुका है वो भी आप लोग देख सकते हैं, जो PDF पहले मिल चुका है स्टूडेंट को वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो अभी बाकी है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो पहले हो चुका है वो भी आप लोगों को मिलते रहेगा, जहां पे बेहतरीन तरीके से चैप्टर को समझाया जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे 2023, 2022 और 2021 का जो एग्जाम पैटर्न है इसमें थोड़ा सा बदलाव होगी, क्योंकि देखिए आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रहा है, उस समय ब्लूप्रिंट का एग्जाम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट का आप लोगों को जो एग्जाम हो रहा है ना, तो कुछ तो चेंजेस करेंगे ना जैकबोर्ड ने। तो याद रखिएगा, अगर आपका माइंड में पूरा का पूरा बुक अगर आपको सेटअप हो जाए आपके माइंड में, और आपसे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो इजीली से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कम फी में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करें। ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए हैं, कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था मेरे प्यारे, आज का आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो आप लोग होंगे कब, यानी कल के पेपर में, याद रखिएगा पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगी क्या, कि विजयनगर पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। जो विजयनगर साम्राज्य आप लोगों के लिए, इसमें कितने राजवंशों ने शासन किए थे ये आपको बताना है। देखिए मेरे प्यारे, मैं आपको बता दूं चारों, याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 4। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए 3 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन, याद रखिए कितना क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा 2 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन होगा, है ना। तो आपको 2 मार्क्स से सिर्फ 4 लिखने से नहीं होगा। अब देखिए विजयनगर पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, सिर्फ आप बोलेंगे सर विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, तो फिर नहीं चलने वाला है। इसका आपको आंसर बताना पड़ेगा, सर कौन कौन सा वंश था, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा संगम वंश। कौन था? संगम वंश। और एक कौन सा? तुलु वंश, याद रखिएगा तुलु वंश, ठीक है। उसके बाद आपका तुलु वंश हो गया, उसके बाद आरबीडू वंश, ठीक है, आरबीडू वंश, ठीक है। उसके बाद एक वंश होगा आपका, और एक वंश क्या हो रहा है क्या, तो बोलेंगे सर संगम वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश और सुलु वंश, याद रखिएगा सुलु वंश, याद रखिएगा। चारों का चारों आपको याद रखना है, संगम वंश,
तुलु वंश, सुलु वंश और विडु वंश। आपको इतना लिखना होगा, 4 तो आपका आंसर होगा ही होगा, लेकिन चारों का आपको नाम लिखना होगा, तब जाकर आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ हमें यहाँ पे मिल जाएगा और 4, सिर्फ हम 4 लिख देंगे तो मुझे फुल्ली मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यार इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, कौन कौन होगा? संगम वंश, तुलु वंश और सुलु वंश और विडु वंश, चारों वंश का आपको नाम लिखना है। अब मैं बात करता हूं सर, अगर हमारा पेपर में अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए मेरे प्यारे, तालीकोटा का जो युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था, थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का ही पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 जनवरी, कौन सा जनवरी, और आपका 1565 में, याद रखिएगा तालीकोटा का जो युद्ध है वो हुआ था 23 जनवरी 1565 में। याद रखिएगा, याद रखिए किसके बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा दक्कन के सल्तनतों लिखना है। ठीक है, आराम से लिखिए सल्तनत, याद रखिएगा दक्कन के सल्तनत, और आराम से लिखिए मेरे प्यारे, 2 मार्क्स का बहुत ऐसा ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आराम से प्रेम भाव से लिखना है दक्कन के सल्तनतों, और आपको लिखना है विजयनगर, याद रखिए नगर साम्राज्य। आपको इतना लिखना है कि बताएंगे सर, याद रखिएगा दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि इसमें कौन हारा था, तो बोलेंगे सर विजयनगर हार चुका था, और यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565। आपको इस तरह से लिखना है कि 23 जनवरी 1565 को दक्कन के सल्तनत और विजयनगर के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। आपको इस तरह से आंसर लिखना है। ठीक है, दक्कनों के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का नेक्स्ट है कि विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता को वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपके पेपर में, याद रखिएगा 3 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता को वर्णन करना है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। देखिए आपको रट्टा नहीं लगाना है, तो प्रेम भाव से समझना है और समझ कर लिखना है। देखिए मेरे प्यारे, समझ कर जब लिखेंगे ना तो मजा कुछ और ही आएगा आपके पेपर में लिखने का। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकूट पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। कहां स्थित है, तो बोलेंगे सर विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकूट पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस मंदिर का गोपुरम 50 मीटर ऊंचा है। अब गोपुरम मतलब मंदिर का प्रवेश द्वार, जो मंदिर का प्रवेश द्वार जहां से मनुष्य आना जाना करते हैं, 50 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापित शैली में बना हुआ है और यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर पर दीवारों पर भित्ति चित्रों का माध्यम से अनेक प्रसंगों का वर्णन किया गया है। ये तो आप लोगों का हो गया है, आपका विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपको 2-4 लाइन लिखना है। लेकिन आपसे पेपर में तो यहाँ पे विशेषता के बारे में पूछा गया है, इन्हीं इसका क्या क्या विशेषता है, इसकी खूबी क्या क्या है। देखिए 2 खूबी है, इसको दोनों खूबी को आपको लिखना है। लेकिन वो अभी जो मैं बताया उसको भी आप लोगों को लिखना है इजीली से। ठीक है, इसका खूबी क्या क्या है, तो देखिए मैंने पिक्चर के साथ लेकर आया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, वर्तमान में मुख्य मंदिर में एक गर्भगृह, 3 पूर्व कक्ष, एक स्तंभ वाला हॉल और एक खुला स्तंभ वाला हॉल शामिल है। इसे बारीक नक्शाली वाले खंभों से सजाया गया है। मंदिर के चारों ओर एक स्तंभयुक्त मठ, प्रवेश द्वार, आंगन, छोटे मंदिर और अन्य संरचनाएं हैं। इन्हें आपको इस तरह से लिखना है। लेकिन मेरे प्यारे, इसको लिखने से पहले आपको इसको लिखना बहुत जरूरी है। कौन से सर, इसको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वहां पे जाकर लिखेंगे, तो याद रखिएगा आपको 3 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लिखने के समय आप थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या छपेगी सर, तो आयकर व्यवस्था के बारे में आपको वर्णन करना है। यानी आयकर व्यवस्था क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे, आप लोगों के जो अगला ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं ना, उसमें हूबहू आप लोगों का मैं फिर से आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। फिर आप लोगों का जो आंसर की आएगी जैकबोर्ड के माध्यम से, मैं सारा का सारा चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़े लिखे और अपने राज्य का नाम, गांव का नाम रोशन करें। ठीक ना, अगला क्वेश्चन का आयकर व्यवस्था के बारे में आपको लिखना है। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों में बांटा था। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य प्रांतों में, प्रांत मतलब राज्य होता है। ठीक है, छोटा छोटा राज्य, प्रांत मंडल में बटा था। अब प्रांत जो है मंडल में बटा था। विजयनगर प्रांत में बटा था और प्रांत जो है मंडलों में बटा था। मंडल वाला नाडु में बैठा था, याद रखिएगा, और मंडल जो था वो नाडु में बटा था। सबसे छोटी इकाई नाडु था, याद रखिएगा। नाडु मतलब छोटा सा गांव। ठीक है,
और गांव को जब हम मिलाएंगे एक होगा आप लोगों का मंडल, फिर गांव को मंडल को मिलाएंगे तो एक होगा नगर, और एक नगर को मिलाएंगे तो होगा हम लोग का साम्राज्य, यानी हम लोग बोल सकते हैं उसको प्रांत। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। इस व्यवस्था को आयकर व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर के 3 राजवंशों कौन कौन से थे? देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे गलत लिखा है, 4 राजवंश होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 राजवंश होगा, सही कर लेना है। संगम राजवंश, सलू राजवंश, तुलु राजवंश, आरवीडो राजवंश। यानी आपको इस तरह अगर लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तब सोचेंगे कि हम डायरेक्टली 4 राजवंश लिख देंगे तो आंसर मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अब बात आते हैं सर अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। क्या करना है? कृष्णदेव राय जो है इसके उपलब्धियों के बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। और आपके पेपर में ना प्यारे ऐसा ही आपके क्वेश्चन में फाइनल एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछी जाएगी। याद रखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियां हैं, इसके बारे में आप लोगों को आंसर करना है। क्या करना है सर? आंसर करना है। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद से कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है आपको खुद से यहाँ पे कर लेना है। विजयनगर के किले और सड़कों का वर्णन करें। जो विजयनगर के किले हैं और इसके सड़क व्यवस्था है, इसके बारे में भी आप लोगों को आंसर कर लेना है। और बाकी जो हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, याद रखिए क्या कर रहे हैं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं वो लोग क्या करें, वो आप लोग चैप्टर 7 ओपन करना है। कौन सा? चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आप लोग ओपन करेंगे, वहां पे आप लोग का दोनों क्वेश्चन के आंसर इजीली से वहां पे रखा गया है। ठीक है, इजीली से देख लेना है। पहला क्वेश्चन कि विजयनगर, ये दोनों क्वेश्चन ना 5 मार्क्स के पूछेंगे, 2-2 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन विजयनगर के किले और सड़कों व्यवस्था के बारे में बताना है। सड़कों के साथ साथ आप कृषि और सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोनों का क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बताना सब कुछ संभव नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे, जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप इजीली से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर हमारे पेपर में कैसे छपेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझिए। और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। सॉरी, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में कितने मार्क्स का आएंगे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है इजीली से 2 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन दिया गया है, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, तो देखिए पहला है कि अमुक्तल मलायद के लेखक कौन थे, तो आपको बताना है कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। अगर आप लोगों को लग रहा है सर हम लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड जो भी आप लोगों के स्टूडेंट हो या आप लोगों का अड़ोस पड़ोस में जो भी को जो कल एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे, ताकि उनको भी पता चल जाए मेरे प्यारे कि हमारे पेपर में कैसा क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, जो विजयनगर राज्य की स्थापना किया था, सबसे पहले मैं बता दूं 1336 में क्या था। कौन सा नदी के किनारे? तो भद्रा नदी के किनारे। किसने किया था? हरिहर राय और बुक्का राय, दोनों आप लोगों का याद रखिएगा 2 भाई था। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछते हैं कि पुर्तगाली यात्री कौन था, तो आपको बताना है जो पुर्तगाली यात्री कौन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। आप जब गूगल में सर्च लगाएंगे ना, तो देखिएगा चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जब बुक को डीपली से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन, बारबोसा था। और मैंने कल ही का पेपर परसों का वीडियो में बताया था, जो यूट्यूब में हम लोग डिस्कस किए थे, बारबोसा कहाँ के यात्री थे, याद रखिएगा आप लोगों का, बारबोसा वो याद रखिएगा पुर्तगाली का था। लेकिन देखिएगा आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो वास्को डी गामा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो वास्को डी गामा है नहीं, है ना, तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं सर क्वेश्चन नंबर 4 का, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, पूरा डेट याद रखना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में पूरा डेट पूछा जाता है, याद रखिएगा 1565 में, याद रखिएगा 23 जनवरी 1565, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाँ सर, अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि निम्न में से अष्टदिग्गज यानी 8 योग्य कवि किसके दरबार में था, तो आपको बताना है ये कौन हो जाएगी। तो बोलेंगे सर कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगी? कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापार था? जब इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे या आप गूगल पर सर्च करेंगे, मेरे प्यारे चारों में से कोई भी ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ, याद रखिएगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को गलत नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोग इसका आंसर आप लोग खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा गूगल पे और बुक में भी देखा, लेकिन इसका चारों में से कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन में कुछ और आ रहा था गूगल पे। जब आप सर्च करेंगे ना, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री, आपको गूगल में सर्च करना है क्या, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापार क्या करता था, तो आपको सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो देखिएगा इन सब चारों में से नाम में से कोई भी नाम नहीं आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कि जैकबोर्ड ने रॉन्ग ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन में डाल दिया है, हो सकता है वो सही डाला होगा, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें जहां तक लग रहा है कि उसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? बोलेंगे 1336 में, ऑप्शन नंबर 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 पे, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी। क्या था? पंपा देवी। और इसी प्रकार ना आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन छपेगी। आप चाहते हैं सर मेरे प्यारे कि हम लोग सर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। अगर डेमो देखना चाहते हैं सर किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग कंटेंट में जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्टडी किया जाता है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे ना सबसे मेन पॉइंट क्या पता है, यहाँ पे चैप्टर को ना बहुत बेहतरीन तरीके से एक छोटा बच्चों की तरह यहाँ पे समझाया जाता है। जब चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव क्या, चुटकी में धूल उड़ेगा मेरे प्यारे, धूल उड़ेगा, धूल की तरह। बस आपको आपको स्टडी करना होगा ईमानदारी पूर्वक। गोपुरम किससे संबंधित है? तो बोलेंगे सर मंदिरों से। याद रखिएगा गोपुरम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंदिरों का प्रवेश द्वार। दोनों क्वेश्चन में आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो ऑप्शन में नहीं है कर्नाटक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक में कहाँ है, तो आपको हम्पी लगाना है। क्या बोलेंगे? हम्पी। अब आशा करते मेरे प्यारे कि मैं आप लोगों का छोटा भाई और मैं आप लोगों के साथ जो भी क्वेश्चन बताया हूँ आपके फाइनल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन छपेगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे प्यारे आप लोग दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी तरह से ब्लूप्रिंट का नया क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।